नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। तिरुवनंतपुरम में आयोजित सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड कंसल्टेटिव गवर्नमेंट विषय पर सेमिनार हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश इस समय बेहद संवेदनशील और निर्णायक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के राजनीतिक माहौल में साफ अंतर बताते हुए केरल की सराहना की और उत्तर भारत में बढ़ती असुरक्षा की भावना पर चिंता जताई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, इस पर भी आगे जानेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केरल धार्मिक सौहार्द, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की मिसाल है, जहां हर धर्म और हर नागरिक का सम्मान होता है। उनके अनुसार केंद्र की कथित सीमाओं के बावजूद राज्य ने गरीबी कम करने और मानव विकास सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने इसे सहभागी और परामर्शात्मक शासन का उदाहरण बताया है। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि हमें दक्षिण से ताकत मिलती है और उत्तर के लोगों की ओर इशारा करते हुए जोड़ा कि वे भी ऐसी आज़ादी चाहते हैं जहां खुलकर चल फिर सकें, बोल सकें और सोच सकें। उन्होंने समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या इससे वाकई उग्रवाद समाप्त हुआ, जबकि हिंसा की घटनाएं अब भी सामने आती रहती हैं। उनके अनुसार निर्वाचित विधानसभा के कई अहम फैसलों के लिए अब उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है और बिजनेस रूल्स पूरी तरह सरकार को नहीं दिए गए। नतीजतन लगभग हर फाइल एलजी के पास जाती है, जिससे स्वायत्तता सीमित होती है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को आतंकवाद की जड़ बताना सही नहीं है। आतंकवाद की वजह पड़ोसी है, ना कि 370। उन्होंने कहा और कि पुलवामा, कटरा व पहलगाम जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए भी बताया कि सवाल किए कि क्या 370 हटने के बाद हिंसा पूरी तरह खत्म हो गई। उनका तर्क था कि समस्या की जड़ें सीमा पार की परिस्थितियों में हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल को बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और बातचीत की राह खोली थी। अपने निजी संवाद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाधान का रास्ता ये हो सकता है जो उनके पास है वो उनके पास रहे, जो हमारे पास है हमारे पास रहे, और दोनों तरफ की सीमाएं लोगों के लिए खोल दी जाए ताकि संपर्क और विश्वास बढ़े। डॉक्टर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा, हम मुस्लिम होने से पहले गर्व से भारतीय हैं। 90 साल की उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की कि उत्तर भारत जिन चुनौतियों से गुजर रहा है उनसे निकल सके। तिरुवनंतपुरम के इस मंच से दिया गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भाषण संघीय ढांचे, जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति और आतंकवाद और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ता है। उन्होंने संवाद, सहमति और संवैधानिक संतुलन की जरूरत पर जोर देते हुए उत्तर दक्षिण राजनीतिक विमर्श के अंतर को रेखांकित किया है। तो ये था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की केरल दौरे पर जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं, वहां उन्होंने जो अपनी भाषण दिया है, उस क्या कुछ कहा, ये पूरा उसका निचोड़ था। और आगे इस बयान पर राजनीति कितनी छिड़ सकती है, क्या बहस हो सकती है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं, इस पर आप आगे देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। जय हिंद। Business rules have not been
completed and given to the state, to the Union Territory. What was the reason for it becoming Union Territory? They said that Article 370, which had been bestowed onto the state of Jammu and Kashmir, created terrorism. That was their main factor. Forgetting the day it was given, the Sangh opposed it tooth and nail. There was nothing new. And what happened? They blew this drum all over the nation, and you bought it. But now I ask you, from August 2019, has terrorism disappeared? Has it gone? Have you forgotten Pulwama, where 40 of our brave soldiers died? Have you forgotten Pahalgam? Have you forgotten recently Udhampur, Katra, Kishtawar? It is not 370. It's our neighbor. Neighbor still feels that Kashmir is disputed. They still refer to the United Nations, and we still have United Nations observers observing the border in the state of Jammu and Kashmir. Now, how do you end this crisis? Bajpayee took a major step. Let's not forget, from the Sangh himself, with all RSS training. But he took the step, brave step, to visit Pakistan. And when he took that step, he called me. I was the Chief Minister of Jammu and Kashmir. And I complained to him, "You're not taking me." He knew his visit would not have succeeded because we don't believe we are part of Pakistan. We are a Muslim majority state, but we are proud Indians, and we will remain proud Indians. Let that be drilled into everybody of this nation. When he went, he asked me, "What do I tell Nawaz Sharif?" I said, "Sir, only solution is what they hold, let them hold. And what we hold, let us hold. And draw this line as an international border so that people of the both sides will have free access to each other. And the whole border will open. There is no other solution. Wars will never solve. We've had 4 wars. The line is still there." I took this journey, 90 years age, to tell you, think of us. Pray for us so that we can get out of this tragedy that we are facing today in the north. Thank God South is still free, and I hope it remains free and develops and gets stronger. We get strength from you. We look at you and we say to ourselves, "Oh Allah, when will you wake up?"